हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग जो है चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन स्टार्ट करेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन जो साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, उनका पूरा नाम था सर आइजैक न्यूटन। ये बहुत बड़ा नाम है फिजिक्स में। और सर न्यूटन्स का जो है बहुत बड़ा योगदान है फिजिक्स में। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे सर न्यूटन्स के थ्योरीज हैं वो पढ़ते जाएंगे। जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, ये भी उन्हीं के नाम है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है, थर्मल में आप जाएंगे। या फिर बेसिकली इसको जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसको न्यूटनियन मैकेनिक्स ही बोलते हैं। ठीक है, तो इन्होंने तीन लॉज दिए। लॉ ऑफ इनर्शिया, लॉ ऑफ मोमेंटम एंड उसको बोलते हैं लास्ट थर्ड जो है एवरी एक्शन गेट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो इन तीन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो चैप्टर 4 न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अभी तक जो हम लोगों ने जो फिजिक्स पढ़ा था उसमें कॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी नहीं किया था। ओके, हम लोगों ने काइनेमेटिक्स में लगभग जितने भी पैरामीटर्स होते हैं वो सब पैरामीटर्स के बारे में पढ़ा, जैसे कि पोजीशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, स्पीड, इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा। और इन सभी चीज़ों पे बेस्ड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व किए और इनके कॉन्सेप्ट सीखे। तो आज जो हम लोग न्यूटन्स लॉ पढ़ेंगे तो ये बेसिकली क्या है, हमें बताता है कि कॉज ऑफ मोशन किसके द्वारा होता है। तो कॉज ऑफ मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? फोर्स। ओके, तो सबसे पहले फोर्स को हम थोड़ा सा डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जैसे फोर्स क्या है कि कोई बॉडी है, वो कहीं रखा हुआ है, अगर उस पर हम पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं। जैसे एक बॉडी है, दिस इज द मासिव बॉडी एंड कहीं पे प्लेस है। ओके, इसको क्या करते हैं, अगर पुल करते हैं या पुश करते हैं। ओके, तो इस केस में क्या होता है, अगर ये बॉडी जो है मूव करना शुरू कर देता है, टेंड्स टू मूव, और कहीं चल रहा होता है तो वो रुक जाता है। ठीक, तो उसको ही हम क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स को थोड़ा सा डिफाइन कर लें। दिस इज द फोर्स। फोर्स को इस तरह से डिफाइन करेंगे, पुल और पुश, which changes or tends to change। क्या? स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ओके, ऑफ एन ऑब्जेक्ट बोल लीजिए या भी बॉडी बोल लीजिए। क्या करता है कि कोई बॉडी है, अगर उस पर हम फोर्स लगाते हैं तो एथर वो स्टेट ऑफ रेस्ट जो होता है उसको चेंज करेगा या फिर यूनिफॉर्म मोशन को चेंज करेगा, या नहीं तो उसकी जो डायरेक्शन है, इसको यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड ऑल्सो डायरेक्शन। ठीक, फोर्स पुल है या फिर पुश है जो कि चेंज करता है किसको, स्टेट ऑफ रेस्ट को और यूनिफॉर्म मोशन को और डायरेक्शन को, एंड ऑल्सो डायरेक्शन। ठीक, समझ में आ गया कि फोर्स वो है जो किसी बॉडी पे लगने के बाद उसका स्टेट ऑफ रेस्ट चेंज होता है
या फिर अगर वो कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा हो तो वो एक्सेलरेटेड हो जाता है, या फिर कोई बॉडी का हम डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, उसी को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। अब बात करते हैं कि फोर्स इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ओके, फोर्स क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो इसके कुछ यूनिट होगा, डायमेंशंस भी होंगे। तो हम बात कर लेते हैं कि फोर्स क्या है। फिजिकल क्वांटिटी में कौन सा क्वांटिटी हो सकता है, अदर वो वेक्टर हो सकता है या स्केलर हो सकता है। तो हमने पढ़ा था कि फोर्स को हमने वेक्टर क्वांटिटी में कंसिडर किया था, लेकिन यहाँ से भी हम देख सकते हैं फोर्स को हम डिफाइन करने के लिए क्या कर रहे हैं, डायरेक्शन का यूज कर रहे हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। ओके, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन कहाँ है, फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है और कितना मैग्नीट्यूड लग रहा है। जैसे कि अगर ये फोर्स यहाँ लग करके यहाँ पे लगता है तो ये ज़्यादा स्पीड से जाएगा, यहाँ पे लगता है तो और कम, यहाँ पे लगता है तो ये इधर मूव नहीं करेगा। तो क्या कर रहा है, डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है। ओके, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। ओके, which requires magnitude, मैग्नीट्यूड होगा, इसमें डायरेक्शन होगा, एंड द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या होगा, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। ओके, अब ये फोर्स क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब बात करते हैं कि इसके यूनिट भी होंगे। तो फोर्स का जो यूनिट है वो एमकेएस सिस्टम हो या फिर एसआई सिस्टम में हमने इसका जो यूनिट है वो साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, ठीक। और किस साइंटिस्ट के नाम पे पढ़ा है, सर आइजैक न्यूटन के नाम पे पढ़ा है। ओके, यूनिट क्या है फोर्स का, न्यूटन। अब ध्यान रखना है, न्यूटन यहाँ पे स्मॉल n से ही लिखा जाएगा, क्योंकि साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट लिखा जाता है वो कैपिटल M यूज नहीं करते हैं, और इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है कैपिटल N होगा। ओके, ये किस में है, SI यूनिट, SI यूनिट ले लीजिए, या नहीं तो MKS सिस्टम, ठीक है। और MKS सिस्टम में क्या लेते हैं, मास kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये MKS सिस्टम का पार्ट हो गया, ठीक। अब दूसरा सिस्टम जो हम लोगों ने यूनिट एंड डायमेंशन में पढ़ा था वो क्या था, CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में जो यूनिट होता है वो डाइन बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, डाइन। ये होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, इसको MKS सिस्टम में क्या बोलते हैं, न्यूटन, CGS सिस्टम में डाइन बोलते हैं। और इसका जो रिलेशन है 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू 10 टू द पावर 5 डाइन, ठीक है, ये रिलेशन हो गया। दूसरा चीज ये होता है कि फोर्स को एक और टर्म्स में हम जानते हैं, वो क्या होता है, किलोग्राम फोर्स। किस टर्म में जानते हैं, दिस इज किलोग्राम फोर्स, किलोग्राम फोर्स। इसको सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो है KGF से डिनोट करते हैं, ठीक। तो ये सिंपली क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। ओके, क्या है, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बाय द अर्थ। और इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं जैसे KGF इज इक्वल्स टू फोर्स इन न्यूटन डिवाइडेड बाय G। ओके, तो ये क्या हो गया, किलोग्राम फोर्स। तो बहुत सारे क्वेश्चन में समटाइम्स जो है किलोग्राम फोर्स दे देता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है कि किलोग्राम फोर्स क्या है, और इसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिख लीजिए। इट इज
ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन by the earth on 1 kilogram body towards its center, ठीक है। क्या है ये? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है। और ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के बारे में अभी हम थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, तो उसमें सीख जाएंगे आप, ठीक। तो क्या था ये? फोर्स के बारे में। अब चलते हैं कि नेचर में कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं, क्योंकि जब हम लोग फोर्स की बात कर रहे हैं तो नेचर में हम ये भी देखेंगे कि कितने टाइप के फोर्स हो सकते हैं और फंडामेंटल फोर्स कितने हो सकते हैं। चलो, जो हेडिंग होगा फंडामेंटल फोर्स, अगर हम फंडामेंटल फोर्स की बात करते हैं तो नेचर में बेसिकली कितने टाइप का फोर्स होते हैं? 4 टाइप के फोर्स होते हैं। क्या क्या हो सकता है? ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन या ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। दूसरा जो हो सकता है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, थर्ड जो हो सकता है वो है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, एंड फोर्थ जो है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। नेचर में जो भी फोर्स होगा उसको हम उसका ओरिजिन कहीं ना कहीं इस 4 फोर्स के अलावा 5वां नहीं होता, ठीक है। तो उसका ओरिजिन ये चारों फोर्स में से कोई एक हो सकता है। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हम ग्रेविटी में, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में पढ़ेंगे, फिर भी हम यहाँ पे बता देते हैं ये क्या होता है, Fg(m1m2) डिवाइडेड बाई r²। अगर कोई कोई बॉडी जो है ये r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, ये m2, ये r ले लीजिए, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, F12, और ये फोर्स ऑन 1/2, ये F21, ठीक है। ये अट्रैक्टिव होता है। क्या होता है? अट्रैक्टिव, ओके। अगर कोई 2 मास प्लेस्ड हो, मैं बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, इस फोर्स के बारे में डिटेल में हम न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटी में पढ़ेंगे। अगर कोई 2 मास r डिस्टेंस पे रखा हो तो वो इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और ये क्या होता है? अट्रैक्टिव होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो F क्या होता है? K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r²। अगर कोई 2 चार्ज, जैसे दिस इज Q1 और ये Q2, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये इस फोर्स से अट्रैक्ट भी करेगा और रिपेल भी करेगा। when same charge repulsion, okay, different charge attraction, ठीक। तो ये तो हो गया 2 टाइप के फोर्स, जिसको नॉर्मली हम लोग लगभग 10th में भी पढ़े होंगे। लेकिन ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। अभी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स क्या होता है? जैसे एक एटम है,
एक प्रोटॉन इसके अंदर होता है और न्यूट्रॉन इसके अंदर होता है। ओके, तो प्रोटॉन बहुत सारा अगर एटम है तो जैसे मान लीजिए अल्फा पार्टिकल का एग्जांपल ले लें, तो उसमें 2 प्रोटॉन होता है, ठीक, एंड 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसमें ये ऑब्जर्व किया जाता है कि जैसे हमने ये बताया कि अगर सेम चार्ज होगा, प्रोटॉन इज चार्ज पार्टिकल, ठीक, अगर सेम चार्ज होगा तो उस पर क्या रिपल्सिव फोर्स लगेगा, तो ये न्यूक्लियस को तोड़ के बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। फिर हम यहाँ पे आते हैं इस फोर्स की तरफ, ये देखते हैं कि 2 प्रोटॉन के पास मास भी होता है, तो वो मास एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, ठीक। तो जब इसका डिस्टेंस कितना है, 10⁻⁻15 मीटर होता है इसका रेंज जो होता है। न्यूट्रॉन इसका जो न्यूक्लियस का रेडियस बोल सकते हैं, ये इस रेंज में होता है। अब क्या है कि जब ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन कैलकुलेट किया गया, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स हम अब यहाँ पे हम निकालें, इस फोर्स के कंपेयर में ये ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें क्या है, नेग्लिजिबल पाया गया। ओके, तो ये ऑब्जर्व किया कि ग्रेविटेशनल फोर्स इसमें नेग्लिजिबल है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स इसमें जो है प्रोटॉन 2 प्रोटॉन के बीच में मतलब है, तो वो इसको तोड़ के बाहर नहीं आ पा रहा है, मतलब रिपल्सन के द्वारा ये दूर से एक दूसरे, क्योंकि सेम चार्ज को आप एक जगह रख दीजिएगा तो उसमें रिपल्सन पैदा होगा और वो उसको न्यूक्लियस से बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता है। तो इस केस में इसको एक थर्ड टाइप के फोर्स से ये बाइंड होता है, जिसको बोलते हैं हम न्यूक्लियर फोर्स। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर फोर्स, ठीक। तो ये समझ में आ गया कि इसमें ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन होता नहीं, क्योंकि ये इसके कंपेरिजन में निग्लिजिबल होता है, 2 चार्ज के फोर्स के कंपेरिजन में ये निग्लिजिबल होता है, और इसमें रिपल्सिव फोर्स है जिसके फिर भी ये इस न्यूक्लियस को से बाहर नहीं आ पा रहा है। तो ये ऑब्जर्व किया गया कि इसमें एक थर्ड टाइप का फोर्स है जिसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। और ये फोर्स जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जब आप डीके पढ़ेंगे, जैसे बीटा पॉजिटिव डीके और बीटा निगेटिव डीके में ये फोर्स आता है। जैसे न्यूट्रॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन चेंजेस टू प्रोटॉन एंड द प्रोटॉन चेंजेस टू न्यूट्रॉन। ये 2 केस में होगा जब आप ये बीटा पॉजिटिव एंड द बीटा निगेटिव डीके पढ़ेंगे, तो उस केस में ये फोर्स कम्स इन एग्जिस्टेंस। ओके, ये था फंडामेंटल फोर्स इन फिजिक्स। अब हम बात ये करेंगे कि जब न्यूटन्स लॉ आप पढ़ते हैं तो उसमें 3 टाइप के लॉ हमको पढ़ना है, लेकिन उस 3 टाइप के लॉ में हमें फोर्स को डिफाइन किया। फोर्स को डिफाइन करने के बाद जो है हम लोगों ने फंडामेंटल फोर्स के बारे में पढ़ा, और फंडामेंटल फोर्स में जो है ये 4 टाइप के फोर्स हम लोग को मिले, जिस 4 टाइप के फोर्स को हमको अलग अलग चैप्टर में फिजिक्स में पढ़ना है। अब हम बात करते हैं कि नेचर ऑफ अट्रैक्शन जो होगा फोर्स का, मे बी कि कोई फोर्स 2 बॉडी के कांटेक्ट में आने से हो, या फिर 2 बॉडी के कांटेक्ट में आने से, कांटेक्ट में नहीं हो लेकिन वो फोर्स उस पर आता हो, ठीक है। तो नेचर ऑफ अट्रैक्शन के बेस्ड पे हम लोग जो है फोर्स के बारे में अभी देखेंगे। चलो, based on nature of attraction between 2 bodies। नेचर ऑफ अट्रैक्शन क्या हो सकता है? जैसे एक है कांटेक्ट टाइप फोर्स हो सकता है, कांटेक्ट
फोर्स, ऐसा फोर्स जो एग्जिस्ट करता हो या फिर डेवलप होता हो दो बॉडीज के कांटेक्ट में आने से। द फोर्स that act on body in contact। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन ले लीजिए या नॉर्मल फोर्स। फ्रिक्शन एक फोर्स बनता है, एंड और क्या हो सकता है, टेंशन। इसके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। एक दूसरे टाइप का फोर्स हो सकता है जैसे नॉन कांटेक्ट, नॉन कांटेक्ट टाइप, कांटेक्ट और फील्ड फोर्स, फील्ड फोर्स। अब इसको इस तरह से समझने की कोशिश कीजिए कि कांटेक्ट टाइप फोर्स क्या हो सकता है। कांटेक्ट टाइप फोर्स ये हो सकता है कि जैसे एक टेबल पे हम लोहे का आयरन पीस रखते हैं, तो उस आयरन पीस को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले हाथ से हम कांटेक्ट में आने के बाद उसको कांटेक्ट करके एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं, कांटेक्ट फोर्स। दूसरा ये हो सकता है कि हम उसको कांटेक्ट किए बगैर मैग्नेट यूज करें और मैग्नेट को जस्ट उससे कुछ डिस्टेंस सेपरेशन बनाए हुए उसको उसके रेंज में हम लेके आए और फिर हम उसको मूव करें तो वो आयरन पीस जो है उसके साथ मूव कर जाएगा, तो इसको बोलते हैं फील्ड फोर्स या नॉन कांटेक्ट फोर्स। ओके, दैट फोर्स एक्ट, द फोर्स that act on body at some distance without actual contact। इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है। एग्जाम्पल में अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल में ये होगा वेट, ठीक। दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। ओके, ये सब जो है इसके एग्जाम्पल है, एटसेट्रा और भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक ये सारे फोर्स है जैसे वेट हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन या टेंशन, ये सब क्या है, ये इसको डिफाइन करते हैं पहले, ठीक है। जब हम स्टार्ट करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ओके, तो ये सब चीज़ें जो है कंटिन्यूसली आपको हर प्रॉब्लम्स में आते रहेगा, तो इसलिए इसको पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। तो पहला जो है वेट। जैसे वेट क्या है, वेट है कि किसी बॉडी पे हम किसी बॉडी पे क्या लग रहा हो, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। जैसे एक बॉडी है m मास का और ये अर्थ है, क्या है, अर्थ। तो ये अर्थ जो है इस बॉडी को टुवर्ड्स अर्थ mg फोर्स से खींचेगा, ठीक, और ये बॉडी भी इसको किधर, ऊपर mg फोर्स से खींचेगा, एक दूसरे को खींचेगा ना। तो ये फील्ड फोर्स है, एक्चुअल कांटेक्ट में नहीं आया, ये क्या है, फील्ड फोर्स है। और ये पूरा एक सिस्टम मान लेते हैं, क्या है, ये हो गया सिस्टम, ठीक। तो वेट क्या है कि ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑन एनी बॉडी, ओके, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बोल दीजिए या ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन आवर बॉडी।
वेट क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए बॉडी. इट इज ऑलवेज एक्ट, इट ऑलवेज एक्ट towards the center of, towards the center of earth. जैसे ये अर्थ है, ओके, बॉडी चाहे जहां भी रहे, यहां रहे, यहां रहे, या यहां रहे, या यहां रहे, दिस इज अर्थ. ओके, तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा, इसका इधर लगेगा. अगर सेम केस, अगर एक स्फीयर की बात करते हैं यहाँ पे, जैसे एक स्फीयर हो गया, दिस इज अ स्फीयर, और ये अर्थ पे रखा हुआ है, ठीक, दिस इज अर्थ. यहाँ पे अगर कोई पार्टिकल रखा हुआ है तो इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स किधर लगेगा? इधर लगेगा, mg. बताओ. लेकिन अगर कोई पार्टिकल यहाँ पे रखा हुआ है तो इस पे इधर नहीं लगेगा, नॉट दिस डायरेक्शन. ये ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ये ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द सेंटर. अगर इधर रखा हुआ है तो ये इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये लगेगा इस डायरेक्शन में, दिस इज mg. ओके, तो समझ में आ गया? एक स्फीयर पे और एक जो अर्थ पे पार्टिकल रखा हुआ. इसलिए अर्थ के बात देखेंगे होंगे आप कि कोई बंदा यहाँ पे भी है, वो भी अर्थ को, अर्थ जो है उसको पकड़ के रख रखा है. एक यहाँ कोई बंदा यहाँ पे पोल पे है तो भी पकड़ रखा है, एक यहाँ पे है तो भी उसको पकड़ रखा है, नीचे है तो भी उसको अर्थ अपने तरफ अट्रैक्ट कर रखा है, ठीक. अगर ये बॉडी यहाँ पे आ जाए तो ये फिर नीचे लगेगा फोर्स, ना कि ऊपर लगेगा. तो सिंपल सा बॉडी और अर्थ में डिफरेंस समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, ठीक. ये वेट हो गया. नेक्स्ट जो हम लोग टर्म्स लेंगे वो नॉर्मल रिएक्शन, ठीक, टेंशन के बारे में एंड द फ्रिक्शन के बारे में. नॉर्मल फोर्स और रिएक्शन. कभी इसको नॉर्मल फोर्स बोलते हैं या फिर नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं. ये दोनों टर्म्स से इसको डिनोट करते हैं. ये होता क्या है पहले इसको समझने की कोशिश करेंगे. एक ये बॉडी है, इसका मास m है और ये किसी सरफेस पे रखा हुआ है, ओके. तो जो इस मास का लोअर एटम जो है, एटम्स, ओके, ये एटम्स यहाँ पे इसका एटम्स, जैसे ये सरफेस हो गया, ओके, और ये बॉडी हो गया, ये मास का बॉडी है. इसके जो एटम्स हैं यहाँ पे हर जगह एटम्स होंगे और इनके एटम्स एक दूसरे के क्लोज में आएगा तो एक दूसरे पे क्या रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा, ठीक है. जब रिपल्सिव फोर्स जनरेट करेगा तो ये क्या करेगा, ये बॉडी, ये जो सरफेस है इसको चाहेगा कि हम इसको ऊपर की ओर पुश करें, और ये जो मास है ये चाहेगा कि हम इसको डाउनवर्ड पुश करें, ठीक है. ये जो सरफेस है इसको चाहेगा कि हम ऊपर पुश करें, मतलब अबे दूर करें इसको. जब दो एटम्स एकदम क्लोज होगा तो दोनों एटम्स पे एक फोर्स डेवलप होगा और ये फोर्स एक दूसरे को सेपरेट करेगा, ठीक है. तो ये नॉर्मल फोर्स उसी की वजह से आता है. इसको n से डिनोट करते हैं. किससे डिनोट करते हैं? n से डिनोट करते हैं, ओके. अब इसको थोड़ा सा डिफाइन करके लिख लें. द नॉर्मल फोर्स क्या होता है? व्हेन टू सरफेस kept in contact they exerted
पुशिंग फोर्स on each other due to repulsion. ओके, एंड ओरिजिन क्या है इसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। उसका ओरिजिन क्या था? ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसका ओरिजिन क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। बट ये कैसा है? कॉन्टैक्ट टाइप। वो क्या है? नॉन कॉन्टैक्ट और फील्ड फोर्स। ठीक, अब जो है नॉर्मल फोर्स के बारे में थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करेंगे हम लोग। जैसे कोई सरफेस है, ये है और ये, ठीक, एक लेडर जो है यहां पे रख दिया हम लोगों ने। ओके, ये सरफेस है। अब बताओ, इस पे ये वाले पार्ट जो है इसको पुश कर रहा है और ये वाले पार्ट इसको पुश कर रहा है। ठीक, तो दोनों पे नॉर्मल फोर्स किस डायरेक्शन में होगा ये डिपेंड करता है। इसको देखो, ये इस डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन ये कैसे होगा? ये ऐसे होगा, इसको बोलते हैं N1। और ये ऐसे नहीं होगा, ये ऐसे होगा, इसको बोलते हैं N2। ठीक, अब बताओ, नॉर्मल फोर्स इज परपेंडिकुलर टू द एक्सटेंडेड सरफेस। क्या है इसका? एक पॉइंट करके लिख लो, नॉर्मल फोर्स एक्ट ऑन बॉडी परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड सरफेस। ठीक, क्या हो रहा है? परपेंडिकुलर टू एक्सटेंडेड सरफेस। अब बताओ, यहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस क्या है? ये सरफेस है, और इस सरफेस के परपेंडिकुलर ये नॉर्मल फोर्स होगी। और यहाँ पे एक्सटेंडेड सरफेस क्या है? ये रॉड है, और इस रॉड पे ये एक्सटेंडेड सरफेस हो गया। ठीक, तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना कि इस टाइप से कभी भी, इस टाइप से अगर हम कभी भी इसको बोलते हैं, मतलब फोर्स शो करना, अगर हम फोर्स शो करेंगे तो नॉर्मल फोर्स ऑलवेज हम इस तरह से लेंगे कि एक्सटेंडेड सरफेस का परपेंडिकुलर हो। अब बताओ, एक जैसे ये बॉडी है ए एंड दिस इज बी। ठीक, एक सरफेस पे रखा हुआ है। क्या ए, बॉडी ए और बी में नॉर्मल फोर्स होगा? इज नॉर्मल फोर्स? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देर इज नो नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। बताओ, नॉर्मल फोर्स होने के लिए जरूरी है कि एक दूसरे को पुश करें। ये कांटेक्ट में रखा हुआ है लेकिन एक दूसरे को पुश नहीं कर रहा है। ठीक है, इस केस में क्या था? एक दूसरे के ऊपर मतलब ऐसे प्रेस कर रहा था, तो इसमें नॉर्मल फोर्स डेवलप हुआ। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है? ये इसको प्रेस कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा। ये इसको प्रेस कर रहा है, यहाँ पे नॉर्मल फोर्स होगा। लेकिन ये एक दूसरे को प्रेस नहीं कर रहा है, तो नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। ठीक, समझ में आ गया? अगर वहीं पे एक फोर्स लगा दें हम, F फोर्स से इसको पुश करने लगे, तो क्या होगा? ए और बी के बीच में भी एक फोर्स डेवलप हो जाएगा। उसी को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स बिटवीन ए एंड बी। ठीक, ये केस समझ में आ गया? तो नॉर्मल फोर्स आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि नॉर्मल फोर्स क्या होता है और किस तरह से हम बॉडी पे शो करते हैं। नो, अब बात करते हैं टेंशन का, कि स्ट्रिंग में जो टेंशन डेवलप होता है उस पर हम बात करेंगे।
टेंशन, ओके, इट अराइजेस, टेंशन कब डेवलप होता है? टेंशन डेवलप तब होता है जब टग ऑफ वार, आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट टग ऑफ वार एक गेम होता है वो खेले होंगे कि आधे लोग जो है एक ग्रुप में होता है, आधे लोग एक दूसरे ग्रुप में होता है, दोनों मिलके दोनों को एक रस्सी दिया जाता है मोटा सा, और दोनों एक दूसरे को खींचता है, तो वो मसल्स फोर्स लगा रहा है उस पर रोप पे, लेकिन रोप जब दोनों तरफ से खींचा जाता है तो वो क्या आता है, एक टेंशन में आ जाता है, ठीक, टेंशन में आ जाता है, और वो थोड़ा सा वो इंक्रीज भी होता है जो कि हमें डिटेक्ट नहीं हो पाता, ठीक। तो इस केस में क्या है, रोप जो है टेंशन में। इसका दूसरा एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं, जैसे एक थ्रेड लेते हैं, रस्सी, उसमें कुछ मासिव बॉडीज बांध करके सीलिंग में और या छत पे या फिर हाथ से ही पकड़ के उसको लटका देते हैं, तो क्या होगा, वो रस्सी जो है पूरा स्ट्रेट हो जाता है, और स्ट्रेट होने के बाद उस रस्सी में एक टेंशन डेवलप होता है, ठीक है। तो टेंशन इट arises when string is pulled, क्या किया जाएगा, जब स्ट्रिंग को खींचा जाएगा, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, इट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर, क्या है ये, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर है, और ये किस में डेवलप होता है, स्ट्रिंग में, ठीक। तो स्ट्रिंग जो है हम लोग जब अभी पढ़ रहे हैं तो वो कितने टाइप के होते हैं स्ट्रिंग, मेनली हम लोग दो टाइप के स्ट्रिंग पढ़ेंगे, एक हो गया मासलेस स्ट्रिंग एंड दूसरा मासिव। तो जो मासलेस स्ट्रिंग होगा उसमें टेंशन इज सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग। अगर कोई सेम स्ट्रिंग है तो उसमें टेंशन क्या होगा, सेम होगा, टेंशन चेंज नहीं होगा। द टेंशन changes point to point। जो स्ट्रिंग में अगर वो मासलेस स्ट्रिंग है तो हमने क्या एजम्पशन लिया है, टेंशन सेम रहेगा थ्रू आउट द स्ट्रिंग, ठीक। जैसे एक पुल्ली है, उस पुल्ली से एक मास को हमने अटैच कर दिया है m मास का, और ये m मास का, m2 मास का नीचे, m1 मास का ऊपर, ठीक। ये पुल्ली को हमने फिक्स कर दिया है, तो ये टेंशन यहाँ पे भी वही होगा और ये टेंशन वहाँ पे यहाँ पे भी वही होगा। क्यों? क्योंकि ये मासलेस स्ट्रिंग हम लोगों ने अज्यूम किया है। मैक्सिमम केस जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का, तो उसमें मैक्सिमम जगह पे क्या होगा, मासलेस स्ट्रिंग देगा। अगर वो सिर्फ स्ट्रिंग भी बोले तो भी हमें अज्यूम क्या करके चलना है, मासलेस होगा। जब वो मासिव स्ट्रिंग होगा तो उस केस में क्या होगा, टेंशन जगह जगह पे वो चेंज कर जाएगा, ठीक है। तो जब मासिव होगा तो वो मासिव स्ट्रिंग के बारे में मेंशन करेगा, ठीक है। उसके लिए कैलकुलेशन अलग है, और जब वो मासलेस स्ट्रिंग होगा तो उसके लिए कैलकुलेशन अलग है। ओके, टेंशन आई होप कि टेंशन क्लियर हो गया होगा। नाउ नेक्स्ट जो है वो है फ्रिक्शन। क्या है फ्रिक्शन? ये अलग से एक चैप्टर ही है। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के बाद जो है हम लोग फ्रिक्शन पढ़ेंगे, तो ये फ्रिक्शन एक अलग से चैप्टर ही है। फिर भी हम लोग जो है फ्रिक्शन के इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। जैसे कोई दो बॉडी है, ओके, ये बॉडी है, सरफेस, ये मास। अगर कोई दो बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन हो, क्या हो, रिलेटिव मोशन हो,
और ये बॉडी आइडियल केस में नहीं लिया जाता हो, जैसे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे तो उस केस में क्या हो, फ्रिक्शन म्यू जो है, फ्रिक्शन ये जीरो मान लेता है, मतलब आइडियल सरफेस। अगर वो आइडियल सरफेस नहीं है तो उस सरफेस में क्या होता है, इस तरह से एक पैटर्न्स बने होते हैं, स्मूथ नहीं होता है, ठीक है। तो ये बॉडी जब, इसकी बात कर लें, ये और ये, ठीक, अगर ये बॉडी इधर मूव करना चाहेगा तो ये बॉडी क्या करेगा, उसको इधर खींचेगा, ठीक, रिलेटिव मोशन नहीं होने देगा। जैसे ये एफ फोर्स लगा करके इसको खींच रहा है तो ये एक इधर फ्रिक्शन डेवलप करेगा, ठीक है। व्हेन, इसको इस तरह से डिफाइन करें, व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन between two surface, then there is a force act, a parallel force act opposite to applied force, ठीक। when there is a relative motion between the two surface, then there is a parallel force act opposite to applied force, ठीक। जैसे ये फोर्स को हम इधर, ये फ्रिक्शन क्या है कि अगर इस बॉडी को इधर हम खींचते हैं तो इसके अपोजिट में एक फोर्स डेवलप होता है, उसको ये क्या बोलते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो फ्रिक्शन के बारे में भी समझ गए। अब एक टर्म्स और है, शेयर फोर्स, ठीक। शेयर फोर्स क्या होता है, शेयर फोर्स, अगर कोई ये सरफेस है, ठीक, और ये बॉडी है, अगर इस बॉडी पे एक फोर्स लग रहा है इसे एफ, ठीक है, तो ये इस फोर्स को, इस बॉडी को, इस बॉडी के पैरेलल लग रहा है, ठीक है, ये फोर्स, तो इसी को ये क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं। when a force act when a force act parallel to the surface area, ठीक, ये सरफेस एरिया और इसके पैरेलल जो फोर्स लग रहा है उसको क्या बोलते हैं, शेयर फोर्स बोलते हैं, ठीक। तो ये था जो टर्म्स, फोर्स के जो टर्म्स थे वो हम लोगों ने डिफाइन कर लिया लगभग। अब नाउ कम्स टू द न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कितने टाइप के मोशन थे, जो लॉज है वो 3 टाइप के लॉ थे, और वो 3 टाइप के लॉ को हम लोग डिफाइन करते हैं। पहला क्या था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि कोई भी बॉडी अगर वो चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो वो रुका ही हुआ है, जब तक कि उस पर एक नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता है। बेसिकली ये लॉ ऑफ इनर्शिया है। अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसका इनर्शिया है कि मतलब वो हमेशा रेस्ट में ही रहेगा। आप कभी ऑब्जर्व किया होगा, मान लीजिए कि आप बस से जा रहे हैं, ठीक है, अगर वो बस मोशन कर रहा है तो उस बस के साथ आप भी मोशन कर रहे हैं, ठीक। जैसे ही आप उस बस के साथ से बाहर निकलते हैं
तो क्या होगा, बस मोशन में है, आपकी बॉडी भी मोशन में है, तो ये बॉडी हमेशा चाहेगा कि हम मोशन करते रहें। लेकिन जैसे ही आप जमीन पे पैर रखेंगे तो एक सडनली आप अर्थ क्या है, रेस्ट में है, तो सडनली आप अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में आ रह जाएंगे। तो क्या होगा, बॉडी आपका मोशन में है, पैर आपका रेस्ट में आ गया, धड़ाम से आगे गिर गए। ठीक है, तो ये केस इनर्शिया ऑफ रेस्ट को आप, इनर्शिया ऑफ मोशन को आपने तोड़ा। ठीक है, तो उसी को न्यूटन्स ने ऑब्जर्व किया और उन्होंने बताया कि कोई बॉडी अगर वो मोशन कर रहा है तो वो मोशन करता रहेगा, कोई बॉडी अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं होता है। अब पूछोगे, क्वेश्चन करोगे कि सर जब हम क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल जब कोई बैट्समैन हिट करता है तो वो हमेशा ही मोशन में रहना चाहिए, वो सर्टेन डिस्टेंस पे जाकर के क्यों रुक जाता है? तो न्यूटन्स जो ये फर्स्ट लॉ दिए वो आइडल के केस में दिए कि जब एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करता। एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे जब बॉल रुक जाती है तो वो क्या है, फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन क्या कर रहा है, उसको सरफेस तो हमारे स्मूथ है नहीं, फ्रिक्शन जीरो है नहीं, तो वो फ्रिक्शन जैसे ही मोशन करेगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, वो उस बॉल को क्या करेगा, ट्राई टू स्टॉप। ठीक, तो ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन था। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अकॉर्डिंग टू दैट when a body in a state of rest or in a state of rest or uniform motion until a net external force act on it. A body continue in a state of rest or uniform motion until a net external force act on it. अब बताओ, जैसे ये एक बॉडी है, ठीक, ये एम मास का बॉडी है, इस पे एक फोर्स लगा एफ, इस पे एक फोर्स लगा एफ, तो एफ नेट क्या है यहाँ पे, एफ नेट इज इक्वल्स टू 0। क्या ये बॉडी मूव करेगा? नहीं मूव करेगा, ये बॉडी मूव नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, इस पे 0 है। वहीं पे अगर एक बॉडी ये है, ये F/2 लग रहा है और ये F लग रहा है, तो ये F नेट कितना हो जाएगा, F/2। ये बॉडी मूव करेगा? यस ऑफ कोर्स मूव करेगा, मूव, ठीक, नॉट मूव। अगर ये कोई बॉडी है एम मास का, ये भी एम मास का, इस पे एक फोर्स लग रहा है एफ, तो एफ नेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एफ मूव। ठीक, ए बॉडी कंटिन्यू इन a state of rest or uniform motion, in a state of rest or of uniform motion until a net external force act on it। क्या करता हो, नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अगर नहीं करता है किसी बॉडी पे तो वो या तो वो कंटिन्यू इन मोशन में रहेगा, या अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। तो ये क्या है, न्यूटन फर्स्ट लॉ इज, इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन फर्स्ट लॉ इज नथिंग बट
नथिंग बट गैलीलियो लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक, और इनर्शिया क्या है? इनर्शिया inertia is inability of body to change its state of rest or state of rest or of uniform motion itself। क्या है? inertia is inability of a body to change its state of rest or uniform motion itself। ठीक है, inertia कि किसी भी बॉडी का वो आंतरिक प्रॉपर्टी है जो उसको रोकता है, किससे? स्टेट। अगर वो बॉडी रुका हुआ है तो वो अपने आप में ही रुका रहेगा, और चल रहा है तो वो चलता ही रहेगा, खुद से वो चेंज नहीं करता है। उसी को ही क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ क्या है? गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया है। ठीक, ये तो हो गया कहानी फर्स्ट लॉ का। अब बात करते हैं सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ क्या कहता है? न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि किसी भी बॉडी पे अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट करेगा तो वो क्या होगा? वो होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। अगर कोई बॉडी पे नेट फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है। बस इतना सा न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ये क्या था? न्यूटन्स सेकेंड लॉ। ठीक, न्यूटन सेकेंड लॉ कहता है कि नेट फोर्स ऑन बॉडी इज डायरेक्टली proportional to rate of change of momentum। मोमेंटम या लीनियर मोमेंटम, द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dp डिवाइडेड बाई dt। अब इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, इज फोर्स इज इक्वल्स टू k d mv डिवाइडेड बाई dt। ओके, नाउ वी डिफ्रेंशिएट, ये प्रोडक्ट में है ना, हियर द मास इज, हम यहाँ पे मास कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं, जब हम कंडीशन लगाएंगे तब हम देखेंगे। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट k इज इक्वल्स टू 1। ठीक, तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? इसको पहले वेलोसिटी को बाहर निकालिए, मास को डिफरेंशिएट कीजिए dt, प्लस मास को बाहर निकालिए, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट कीजिए। ठीक है, ये दो केस मिला। व्हेन द f इज इक्वल्स टू वेलोसिटी dm बाई dt प्लस मास dv बाई dt फॉर कांस्टेंट मास। अगर कोई मास वेरिएबल भी होता है, उसका एग्जांपल हम आपको बताएंगे जब रॉकेट प्रोपल्शन पढ़ेंगे, तो उसमें मास क्या होता है? वेरिएबल होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मास जो मोशन कर रहा होगा वो कांस्टेंट ही होगा। तो कांस्टेंट मास के लिए dm बाई dt हमने पढ़ा था, डिफरेंशियल ऑफ कांस्टेंट टर्म्स इज 0। तो फोर्स बराबर क्या हो जाएगा? दिस इज m dv बाई
dt, and this is comes out to be the force is equals to mass into acceleration, और इसी को लिखते हैं सम ऑफ एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये टर्म्स ऑलवेज यूज होगा, इसको आप नोट करके लिख सकते हैं, ठीक है। दिस इज ऑफ सेकेंड लॉ। सेकेंड लॉ कहता है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल्स टू नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉ के पास। थर्ड लॉ से पूछते हैं कि भाई क्या है, न्यूटन्स थर्ड लॉ, ठीक। ये कहता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, ठीक है। एक्शन एंड रिएक्शन पेयर एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, यहाँ पे एक स्टार मार्क करके, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट बॉडीज, ओके। सपोज कि ये अर्थ है, ओके। यहाँ पे एक मास रखा हुआ है एम मास का, इस पे ये एक्शन करेगा, ठीक है, एक्शन करेगा। तो इसको कुछ इस तरह से हम देख सकते हैं, यहाँ पे हम फोर्स एक्शन एम जी, ठीक है। तो ये एम जी से इसको अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक। तो इसको भी ऊपर एम जी से अट्रैक्ट करेगा। ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है। अब बताओ ये क्या कर रहा है, एम जी और ये एम जी, ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, ठीक। दूसरा क्या करेगा, इस सरफेस को ये पुश करेगा एन से, दिस इज एन, और इस सरफेस को ये पुश करेगा एन से, ठीक। समझ में आया कि एक मास बॉडी है, एक किसी सरफेस पे रखा हुआ है, तो इस बॉडी का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स क्या है, जी। तो ये जो सरफेस अर्थ मान लीजिए अर्थ पे रखा हुआ है, तो अर्थ इस बॉडी को क्या कर रहा है, खींच रहा है एम जी से, एम जी से। तो ये बॉडी भी अर्थ को खींचेगा किस, एम जी से। तो ये म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, एम जी एम जी। दूसरा केस ये है कि ये बॉडी जो है इसको पुश कर रहा है किससे, एन से, और ये जो सरफेस है ये इसको पुश कर रहा है एन से। तो ये क्या है, एक्शन है, और ये क्या है, रिएक्शन। दिस आर एक्शन रिएक्शन पेयर, और ये सेम बॉडी पे नहीं लगता है, ठीक है। ये एक्शन रिएक्शन पेयर है, ये एन और ये एन। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। मान लीजिए कि कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेगा, तो सिंपल बोल देगा सर ये एम जी जो है एक्शन है और ये एन जो है रिएक्शन है। लेकिन फिर अगला क्वेश्चन होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। अगला क्वेश्चन होगा टीचर से कि बताओ, अभी तो आपने पढ़ा द एक्शन एंड द रिएक्शन एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज, बट द एक्शन एंड द रिएक्शन आर ऑन सेम बॉडीज। तो ये कॉन्सेप्ट नहीं यूज करना, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल ही गलत है। ये एम जी जो है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है, जो मास अर्थ को खींच रहा है, अर्थ मास को खींच रहा है। लेकिन ये एन जो है अर्थ को दबा रहा है ये मास, और ये एन जो है अर्थ जो है मास को ऊपर पुश कर रहा है,
ठीक है, समझ में आ गया। अब बताओ इस पे नेट फोर्स कितना है, N इजिकल्स टू एम जी, बराबर कर लिया ये, और ये N इजिकल्स टू एम जी, तो ये दोनों आपस में कहीं जा नहीं रहा है, ठीक है, नेट फोर्स और जीरो हो जाता है। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो है फ्री बॉडी डायग्राम से स्टार्ट करेंगे, और बहुत सारे चीज़ और बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है अभी न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। आई होप कि जितना भी चीज़ें हम लोग आज पढ़े हैं तो वो पूरा क्लियर हो गया होगा।